So students, in this video we are going to discuss about drawbacks of Rutherford's model. First, drawback as such, the thing that he suggested, that nucleus is at the center and the electron is revolving around the nucleus in an atom. So the main drawback was, if anything revolves, अगर कुछ revolve होता है किसी भी चीज़ के आसपास, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करना चाहिए. देखो लिखा हुआ है, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स would lose energy and finally fall into the nucleus. तो एनर्जी लॉस कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी लॉस करते करते अंदर 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 न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा. और अगर न्यूक्लियस के अंदर वो समा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है वो अनस्टेबल है. ओके, एटम जो है वो अनस्टेबल है. पर ऐसा तो नहीं है, एटम अनस्टेबल है. अगर एटम अनस्टेबल हो गया तो ये पूरा ब्रह्मांड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, हम सब एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, सब सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं. मतलब कुछ तो ऐसा था जो रुदरफोर्ड के इस मॉडल में समझ में नहीं आ रहा था, और वही इसका ड्रॉबैक हो गया. इसी चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे बोर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है. और उसने पूरा एटॉमिक मॉडल जो रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, पूरा हूबहू उसने उठाया. उसने उस चीज़ को तो मान ही लिया, स्वीकार ही लिया कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है. और उसने दो चीज़ उसमें ऐड कर दी. जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, या इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्विंग था अराउंड द न्यूक्लियस, उसको उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. उसमें ये था कि दो पोस्टुलेट ऐसे लिए कि ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम. एटम के अंदर कुछ ही ऑर्बिट्स अलाउड हैं जिसमें जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे और रिवॉल्व करेंगे. और रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे. ये ऐसे दो पोस्टुलेट लिए गए. इन ऑर्बिट्स का नाम एनर्जी लेवल रखा गया. एनर्जी लेवल्स के नाम भी के, एल, एम, एन इस तरह से रखे गए ताकि याद रहने में इजी रहे. के मतलब पहला ऑर्बिट, एल मतलब दूसरा ऑर्बिट, तीसरा और चौथा, इस तरह से ऑर्बिट्स के नाम रखे गए. अब बताती है कि न्यूट्रॉन्स क्या हैं. न्यूट्रॉन्स नई टॉपिक है आपकी. न्यूट्रॉन्स की खोज सबसे पहले किसने की? 1932 में जेम्स कैडविक ने इसकी डिस्कवरी की. एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज नहीं था और जिसका मास, देखिए, नो चार्ज एंड मास वाज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, और उसे नाम दिया गया न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है और हाइड्रोजन में नहीं होता, हाइड्रोजन के एटम में. और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. और एटम का टोटल मास, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के ही एटम का पूरा मास लिया जाए, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है. इसलिए हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बोर ने ये बताया कि एक ऑर्बिट में 2n² की फॉर्मूला से जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उतने ही एडजस्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, पहले ऑर्बिट की अगर मैं बात करें के शेल की, तो पहले ऑर्बिट में n = 1 लेंगे, तो इसमें 2n² की फॉर्मूला से 2 × 1² दैट इज इक्वल टू 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो पहले ऑर्बिट में आप दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. वैसे ही एल शेल की बात करूँ तो n = 2 हो जाता है, तो 2n² की फॉर्मूला से 2 × 2² दैट इज इक्वल टू 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8. दूसरे ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. एम शेल में n = 3, 2n² की फॉर्मूला से 2, 3 का स्क्वायर
18, ज़्यादा से ज़्यादा आप 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो ये था फॉर्मूला 2n² का जो जिसमें एनर्जी लेवल्स के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स आप अरेंज कर सकते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन गिवन शेल आर अनलेस द इनर शेल इज फिल्ड। जब तक अंदर का शेल फिल नहीं होता तब तक दूसरे शेल में आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल सोडियम है तो सोडियम का आउटर मोस्ट सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले में आपको 2 रखना पड़ेगा, दूसरे में 8 और जो तीसरा बचा उसमें 1। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब में 1-1 फिर 1-1 फिर 1-1 फिर 1-1 रखें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहला ऑर्बिट 2, देखिए यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए आप पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको दिख ही रहा है। फिर दूसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी, और तीसरे वाले में 1 है। उसी तरह से मैग्नीशियम में पहले में 2, फिर 8 और फिर 2। तो इसी तरह से अरेंजमेंट पॉसिबल और अलाउड है। ओके, तो ये हो गया किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। अब बात आती है वैलेंसी की। वैलेंसी डिसाइड होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान में रखते हुए। वैलेंसी और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, राइट। तो देखिए पहले 18 के जैसे यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं पहले 18 एलिमेंट्स के, वैसे यहाँ पे एक छोटा सा टेबल भी बनाया गया है। पहले 18 एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आप इन 18 का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो आप इनके सिम्बॉल्स या हाँ, ही, ले, बी, ब, क, न, ओ, फ, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आप अपना कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है, इसलिए वो देखिए सेम होंगे, ठीक है। और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, देख लीजिए आप। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग होते हैं। पर अगर हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे सब में सबका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मैं एक इलेक्ट्रॉन का करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इजीली पता चले। सपोज़ हम अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, फिर यहाँ के शेल बनाते हैं हम, यहाँ एल एम और एन। मान लीजिए कि हाइड्रोजन पहला एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में 1 आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में 2। 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो के शेल में 2 और 1 जाएगा एल में, क्योंकि पहला ऑर्बिट सिर्फ 2 ही रख सकता है, दूसरा ऑर्बिट 8, ठीक है। फिर 4 तो 4 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 5, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 6, 2 यहाँ, 4 यहाँ, 7, 2 यहाँ, 5 यहाँ, 8, 2 यहाँ, 6 यहाँ, 9, 2 यहाँ, 7 यहाँ, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब अगर मैं इसके आगे, क्योंकि इसके आगे आपके पास तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स हैं ही, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट अब वैलेंसी ही लिख देता हूँ। वैलेंसी, अब वैलेंसी किस तरह से फाइंड करनी है वो बता देता हूँ मैं आपको। अगर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि पहले शेल में आप 2 ही रख सकते हैं और दूसरे शेल में आप 8 ही रख सकते हैं, तो इनकी वैलेंसी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक वैलेंसी 1, 1 1, 2 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 वैलेंसी। लेकिन अगर 5 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तो आपकी वैलेंसी हो जाएगी 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1। यानी कि 5 6 7 8 को आप -8 कर दीजिए, सॉरी यहाँ नहीं लिखना था मुझे, 5 6 7 को आप 8 से माइनस कर दीजिए, तो आपको जो आंसर मिला वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। 1 2 3 4 में एज इट इज़ वो कॉपी हो जाएगा। पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर ही ध्यान देना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही वैलेंसी बनेगी, इसीलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं से वैलेंसी डिसाइड की जाती है। ओके, आ जाते हैं हम हमारे टेक्स्ट बुक के नेक्स्ट पोर्शन पे। तो बाकी के मैंने आप लोगों को नियॉन तक करके बता दिया था, बाकी का भी आप कर सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है एम शेल, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो यहाँ 3 दिया है क्योंकि फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन है, 6 है तो 2, 7 है तो 1, 8 है तो 0। तो इनके में आप -8 कर दीजिए, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से होती है वैलेंसी। बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। एटॉमिक नंबर जैसे पहले ही हमने डिस्कस किया, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन्हें Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं। मास नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये पहले भी मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल गिना जाता है इन दोनों के सामने, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है, या इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया Z प्लस मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर के आधार पर एक एटम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है केमिस्ट्री में, और वो है ये। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, मैं इसे थोड़ा हाईलाइट बड़ा करता हूँ। देखिए एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें से आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी यहाँ पे वो है Z की, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर होएगा यानी कि यहाँ कितना है इसके केस में 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 7। A कितना है, A यानी जो ऊपर होता है 14, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मिल जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिल के A बन रहे थे, तो A में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दीजिए, A माइनस Z, तो वो देगा 14 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है 7। अब अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएगा, जिसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहा जाता है, इसलिए मैं वही लिख रहा हूँ ताकि आप केमिस्ट्री की भाषा समझें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 7 है तो पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे में 5, 2,5। 5 है तो वैलेंसी मिल गई -3, सॉरी आप माइनस को नहीं समझेंगे, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। तो इस तरह से आपको ये भी पता चल सकता है कि ये किस तरह का एलिमेंट है।
तो ये हो गया आपका वैलेंसी, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर यानी कि Z इक्वल होते हैं और एटॉमिक मास नंबर यानी कि A वो अनइक्वल होते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, हाइड्रोजन 1 1, ड्यूटेरियम 2 1 और ट्रिटियम 1 1 3 1। देखिए Z सबके सेम है, A अलग अलग है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम एक दूसरे के आइसोटोप हुए। उसी तरह से C12 6, C14 6, C6 दोनों सेम, 12 और 14 अलग अलग। क्लोरीन 35 17, 37 17, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हुए। अब आइसोटोप का सबसे बेहतरीन जो यूज़ है वो क्या है? वो ये है कि आइसोटोप, जब हमें पता चले कि आइसोटोप्स होते हैं और उनके एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होते हैं, तो हमें पता चला कि एटम का हमें एवरेज मास लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो क्लोरीन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन गैस जो होता है उसमें 35 और 37 दोनों ही आइसोटोप पाए जाते हैं, पर उनका एक रेशियो है 3:1। इसीलिए इस फॉर्मूला से जितना उसका रेशियो, उस रेशियो की फॉर्मूला से उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया। ये एक तरीका है। इसमें क्या किया उन्होंने, 3:1 को परसेंट में चेंज किया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, 3 × 35 + 1 × 37 होल डिवाइडेड बाई 4, तो भी आपको 35.5 मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिक मास नंबर हमें मिलना शुरू हो गए डेसिमल में। वरना एटॉमिक मास नंबर क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन, जो कभी डेसिमल में हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो नंबर होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस ये आप रीड कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो है उसकी बात कर लेते हैं, आइसोबार। आइसोबार आइसोटोप का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो इक्वल होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो अनइक्वल होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया आर्गन और कैल्शियम का। कैल्शियम 20 40 और आर्गन 18 40। तो देखिए 40 40 सेम, 20 18 अलग। तो कैल्शियम और आर्गन दोनों एक दूसरे के आइसोबार हुए, आइसोबार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर नंबर 4, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्लोरीन वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया वैसे ही परसेंटेज वाइज ब्रोमीन का भी दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है उसी टाइप का, आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा, हम ट्राई करेंगे कि इस एक्सरसाइज का भी एक वीडियो